हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखो हम बात करने वाले हैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और जैसे कि हम हर दिन एग्जाम से एक दिन पहले, है ना, हर परीक्षा से एक दिन पहले हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। इंपॉर्टेंट गेस, इंपॉर्टेंट बोलो, जो भी बोलो, आ रहा होगा क्वेश्चन बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाते हैं, ठीक है। और आज के सवाल को आप करोगे, आप यकीनन अपने एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न को आराम से बना लोगे। निश्चिंत रहो इसके लिए, ठीक है। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें क्या? आज के इस सवाल को आप बना लोगे, आप जो है ना 100% क्वेश्चन को टच कर लोगे, सारा का सारा। तो आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। माफी चाहते हैं, थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन प्रॉमिस के अकाउंट्स की क्लास में आपको निराश नहीं होने देंगे, ठीक है। अकाउंट्स वाला जो है होगा क्लास, उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होगे, ठीक है। उसमें हम कोशिश करेंगे 2 क्लास आपको कम से कम करवा दे, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एपीएस की बात करें, इसमें आप शॉर्ट रहो कि इसके सारे प्रश्न आप एटलीस्ट याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की यहां से हो जाएगी। हम उसके बाद बात करते हैं। देखो आज लगभग हम यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश किए कुछ क्वेश्चंस बदलने का, ठीक है। लगभग 200 क्वेश्चन हम पहले भी करवाए हुए हैं। ऑलमोस्ट अभी समझो 200 क्वेश्चन आज भी हम करवाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आज भी करवाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम चेंज किए हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ हम ना इस बार ट्राई कर रहे थे 100 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देने का, सोचे थे 300 क्वेश्चन दे आपको कुल मिला के, है ना। दे सकते हैं 300 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आराम से दे सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि आंसर तैयार करते करते थोड़ी सी लेट हो गई। तो हम आपको जो है ना एक पीडीएफ देंगे अलग से, जिसमें समझ लो कि आसपास में 50 से लेके 100 तक के बीच में कुछ इतना ऑलमोस्ट 50 या 100 क्वेश्चन रहेगा। एक अलग से हम पीडीएफ दे देंगे आप सभी को, ठीक है। तो उसको एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है। मेरे इस सवाल को देखने के बाद लगभग 50 या 100 प्रश्न का एक पीडीएफ हम आपको देंगे, उसका देख लेना, ठीक है। पीडीएफ जो हम दे देंगे, इस वीडियो के नीचे कौन सा डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, कोई लिंक अगर होगा, एक सेकंड रुक जाओ, हम तुरंत देख ले रहे हैं। दिया हुआ, हाँ, एजुकेशन बाबा टेलीग्राम का दिया हुआ है ना। अच्छा, हाँ, एजुकेशन बाबा टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है। एजुकेशन बाबा का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे उससे जाना, ठीक है। दूसरा बहुत फेक फेक चैनल भी बना हुआ है, ठीक है, तो उस पे जाके मिल जाएगा। अभी नहीं, इस क्लास के बाद, ठीक है। अभी पहले क्लास करते हैं, और ये वाला क्लास का पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसका पीडीएफ देंगे हम स्पेशली। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको वही दिखेगा, सेम इट इज, और बहुत सारा क्वेश्चन नया दिखने वाला है, ठीक है। शुरू करें, सब लोग तैयार हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। सब लोगों को बुला लीजिए और हम इस क्लास को कर देंगे शुरू, ठीक है। एक बार सभी लोगों को थोड़ा सा अब बुला लीजिए। ठीक, अब स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, अंधेरा हो गया ना, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना पे देख लोगे तुम लोग आराम से। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल से देखना शुरू करो फटाफट। आप सभी लोग भी अपना अपना जवाब देते चलना कमेंट में, ठीक है, जवाब देते चलना, ठीक। चलो शुरू करें पहला सवाल से। पहला सवाल है, क्या किसी निश्चित निर्णय से पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं, इट इज नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्स बिफोर इनिशिएटिंग ए पार्टिकुलर डिसीजन। देखो, क्या किसी निश्चित निर्णय, हम कोई एक पार्टिकुलर डिसीजन क्रिएट कर रहे हैं, कोई निश्चित निर्णय ले रहे हैं, तो क्या हम लोग को आंतरिक संसाधन क्या हमारे पास जो उपलब्ध है उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो, हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो हम लोग को ये तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास क्या रिसोर्सेज उपलब्ध है। तो हाँ, बिल्कुल निश्चित निर्णय लेना चाहिए, यस इट इज नेसेसरी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप सभी लोग का जवाब ऐसे ही कमेंट में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसर बोध का तत्व देखिए, समझ की शक्ति यानी एबिलिटी टू परसीव, उसके बाद परिवर्तन पर नजर यानी इनसाइट टू द चेंज,
है ना, और नव प्रवर्तनीय गुण यानी इनोवेटिव क्वालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जो है व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब देखो व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन सा है। देखो ये पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन एनवायरनमेंट। आपको नहीं लग रहा है जो है क्या है, अवसर का प्रकार है। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी का टाइप है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी भी अवसर का प्रकार है। तो ये दोनों तो काट ही दो, तो क्या हो गया, आंतरिक मांग की मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसर के प्रकार है ना, अवसर के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, और निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 का राइट आंसर सी आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। देखो प्रेरणाएं संबंधित किससे होती है, तो छूट से होती है, तो इसलिए ये काट दो। कर से मुक्त यानी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये भी होती है। बीज पूंजी की प्रावधान, प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल, इससे भी होता है। ठीक है, लेकिन एक मुक्त भुगतान यानी लमसम पेमेंट से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक ढांचा यानी एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो जब ये बनती है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, यानी फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, है ना। ये कम्युनिटी याद रखिएगा। ठीक है, ये जाति वगैरह भूल सकते हो, है ना, लेकिन ये कम्युनिटी आप नहीं भूल पाओगे, है ना। फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी याद रखिएगा, अगर ये सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर। बाजार मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस बात बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। ठीक है, फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट एसेस, है ना। तो देखिए मार्केट के लिए हम लोग को पूर्ति, उसके बाद हम लोग को मांग, और उसके बाद प्रतिस्पर्धा की प्रकृति यानी सप्लाई डिमांड और नेचर ऑफ कंपटीशन, ये सब चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है सबका। थोड़ा सा हम भी अपना मोबाइल में ओपन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी आप लोग का कमेंट कोशिश करेंगे देखने का। ठीक है, अच्छा, सिर्फ 1400 स्टूडेंट को मतलब ये सी और शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो मे बी अकाउंट्स के क्लास में ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, और आज तो हालांकि देखो भाई जितने कम स्टूडेंट हो, है ना, अच्छा है, यही सब स्टूडेंट का कल पता चल रहा होगा, है ना। आगे बढ़ो, कल कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हम मिस कर दिए क्लास, गलती किए, गारंटेड फील करवा देंगे उनको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग प्रोसेस में ड्राइव, क्यू और रिस्पांस यानी संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, ये तीनों आती है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आर्थिक सहायता, सब्सिडी। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी जो है वो है अपने पास क्या चीज, पुनः भुगतान। क्या है अपने पास, पुनः भुगतान, रीपेमेंट। ठीक है, सब्सिडी क्या है, रीपेमेंट। तो आप अगर ये सवाल आएगा तो क्या आप लोग अपने एग्जाम में कर लोगे, बोलो कर लोगे। ठीक है, कर लीजिएगा ना। चलो हम भी थोड़ा सा एक दो बच्चे का शेयर कर देते हैं। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, बस आधा मिनट। ठीक है, मे बी 1 मिनट लग जाए। ठीक है, ये क्लियर है, ये सवाल आप देख लो एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कल आ रहा होगा तो याद करना। ठीक है, कि भैया बोले हुए थे कि आ रहा होगा। ठीक है, और आ गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तक याद रहना चाहिए हर हाल में। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब से, चलिए ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं। चलो
स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं है ना। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद, सामाजिक व्यवहार जो है संबंधित नहीं है किससे, तो ये है लाभ अर्जन प्रक्रिया। भाई लाभ अर्जन प्रक्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस से समाज का क्या लेना है ना। प्रॉफिट जब भी ये बात करोगे तो सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होगा, ठीक है। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और डबल स्टार मार्क्स, है ना, सिंगल स्टार मार्क्स हम जिसमें लगाएंगे वो सब क्वेश्चन याद कर एकदम 100% होना चाहिए, और जिसमें नहीं लगाएंगे वो क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसमें लगा देंगे उसमें उसको 100% क्लियर करके ही जाना। एक्चुअली क्या है ना कि एपीएस सभी लोगों का नहीं होता है ना। सब लोग नहीं लेते हैं ना, सब लोग मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह लेके ले लेते हैं, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व किससे है, तो अवसर की खोज में, अस्तित्व बनाए रखने में, सफलता प्राप्त करने में, इन सभी चीजों में। पर्यावरण जो होती है ना, ये एनवायरमेंट जो होती है, कहीं ना कहीं हम लोग को अपॉर्चुनिटी सर्च करने में मदद करती है। मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, के हम लोग लगातार जो है मार्केट में रुके रहे, है ना, बने रहे। उसके बाद गेटिंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है कहीं ना कहीं पर्यावरण अथवा वातावरण। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पर्यावरण के प्रकार हैं, तो आंतरिक और बाह्य, ये दोनों होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में ये दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन जो है पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है ना। पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक कौन सा है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आर्थिक विकास का स्तर, यानी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही है। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति यानी मार्केट सिचुएशन, तो ये सभी ठीक है। यानी पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक कौन सा है, तो ये सभी ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट स्कैनिंग, है ना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करने वाला ये सभी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, ठीक है। आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन दी, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की दिशा और मात्रा दोनों, डिसीजन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ठीक है, गौर करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपने पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देना जरूरी है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द बिजनेस और सर्विस, है ना। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक तरीके से ये हो जाएगा, प्रतियोगिता को हमको देखना चाहिए, उत्पादन लागत, है ना, बिल्कुल, और लाभ की संभावना कितनी है, कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये सभी चीजें, ठीक है। ये सभी पे हम लोग को निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय, या हम लोग कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग चुनेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में हमको देखना चाहिए कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस हम चुन रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएंगे या कौन सा सेवा लोगों को हम देंगे। उससे पहले देखना होगा ना कि कंपटीशन भाई कैसा है, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है, उत्पादन लागत कितनी आने वाली है, उसके बाद एक तरीके से प्रॉफिट हमको होना है या नहीं होना है, ये सब चीजों को हमको तो ध्यान में देना होगा ना, ये ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, है ना। तो कौन सा बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, तो माइक्रो, है ना, यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म वातावरण, ठीक है, सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब सूक्ष्म वातावरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी तो भाई देखो, ये कंपटीशन है, ये प्रैक्टिबिलिटी यानी व्यवहारिता, और उसके बाद मार्केट असेसमेंट, बाजार का निर्धारण, ये सब चीज जरूरी है, लेकिन उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग इसका जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय, ठीक है, मतलब उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय उत्पाद नियोजन करना, प्रोडक्ट प्लानिंग करना जरूरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो प्रोडक्शन प्लानिंग, है ना, प्रोडक्ट प्लानिंग। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, ठीक है, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड इज नॉन एज, मार्केट डिमांड को हम लोग कहते हैं मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन जो है मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान में
पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान का स्तर, पूर्वानुमान का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। तो डिमांड फोरकास्टिंग में देखो ये सर्वे मेथड होता है, हाँ जी होता है। ठीक है, सर्वेक्षण मेथड बिल्कुल होता है, स्टैटिकल मेथड यानी सांख्यिकी विधि ये भी होता है। उसके बाद लीडिंग इंडिकेशन मेथड ये भी होता है, यानी मार्गदर्शन निर्देशक विधि ये भी होता है। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, नॉट ए मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान की विधि कौन नहीं है? तो याद रखिएगा प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पाद विधि जो है ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी राइट आंसर हो जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, है ना। बाजार मूल्यांकन प्रभावित कौन नहीं करता है? देखो मांग, है ना, ये मांग नहीं करता है। ठीक है, ये मांग, ये डिमांड नहीं करता। देखो बाकी सूक्ष्म वातावरण तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, विपणन, मध्यस्थ, मार्केट इंटरमीडिएट भी करता है। ठीक है, कंपटीटर तो करता ही करता है। ठीक है, बाजार मूल्यांकन, मांग के मूल्यांकन में आप मान लो बाजार आप जाके देखें कि भाई अभी ठीक है, मार्केट ठीक है, हमने आप आते हैं, हम सबसे कम कीमत रखेंगे। आप सोचे कि एक प्रोडक्ट का कीमत 10 रुपया भी मार्केट में, हम भी रखेंगे 9 रुपया रख देंगे। आप जैसे ही 9 रुपया रखे, दूसरा कंपटीटर 6 रुपया कर दीजिए, सब खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मांग नहीं प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास ए राइट आंसर हो जाएगी। सर मैंने ओएमआर शीट में ब्लू और ब्लैक दोनों से भर दिया गोला, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, बस कोशिश करना है कि एक ही पेन, ब्लैक पेन यूज करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इस सब के लिए निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस को सिलेक्ट करते समय किसका ध्यान रखना जरूरी होता है? तो ये जरूरी रहता है किसका? प्रतियोगिता का, उत्पादन लागत यानी कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाभ की संभावना यानी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देना जरूरी नहीं है? ठीक है, विच नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। हमको प्रोडक्ट प्लानिंग, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जो है नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री स्टार्टअप स्टेज व्हाइल स्टार्टिंग ऑफ एन, है ना, स्टार्टिंग ऑफ एन वेंचर। ठीक है, कौन से नए उपक्रम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्वावस्था है? देखो प्रारंभिक हम लोग कुछ ना बिजनेस, नया स्टार्टअप कुछ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उस समय हम लोग को जानना होगा कि भाई बिजनेस कंसेप्ट के बारे में समझना होगा, व्यावसायिक अवधारणा हम लोग को पहचानना होगा ना, बिल्कुल बात है। वित्तीय प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, कैसे क्या आगे होगा, है ना, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब जानना होगा। उसके बाद देखो उत्पाद बाजार अध्ययन, है ना, बिल्कुल हम लोग को प्रोडक्ट मार्केट स्टडी तो करना होगा कि बाजार में क्या चल रहा है, ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन प्रारंभिक वृद्धि अवस्था सीधा हम लोग स्टार्टअप खोले नहीं कि हम लोग एकदम ग्रोथ लेवल पे पहुंच गए, बढ़ने लग गए, है ना, नहीं। पहले तो हम लोग प्लानिंग में, एक तरीके से यहाँ पूछ कह रहा है प्रारंभिक पूर्व अवस्था, मतलब एक तरीके से प्री स्टार्टअप स्टेज, मतलब ये स्टार्ट भी नहीं किए, स्टार्ट से पहले क्या करना है, तो स्टार्ट से पहले ये सब करना है। ठीक है, जानना समझना यही सब चीजें ना, हम लोग ग्रो कैसे करने लगे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन नए उपक्रम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू वेंचर। न्यू वेंचर का स्टेज कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्री स्टार्टअप स्टेज तो ये तो है ना, स्टार्टअप स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था ये भी है, बाद का वृद्धि अवस्था लेटर ग्रोथ स्टेज ये भी है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट स्टेज यानी उत्पाद बाजार अवस्था ये आपको दिख रहा है ना नया, है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। ठीक है, उद्यम की शुरुआत की अवस्था ये नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। आगे बढ़ते हैं, बाजार की पूर्णता की स्थिति को सृजित करना है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। ठीक है, इम्परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। तो ये जो है इनोवेशन, नया नया आविष्कार करो चीजों को, है ना कहीं वो ज्यादा प्रॉफिट करके देगा बिजनेस को, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब डैश इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग विपणन को हम लोग किसको, सॉरी, प्रवर्तन को कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रमोशन को कहते हैं। ठीक है, प्रमोशन को कहते हैं, व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो बस मेरे साथ जुड़ के ना इस सारे चीजों को एक बार बस अच्छे से देख लो, एक नजर, ठीक है। हम भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ताकि आपका कमेंट समय कम ले। सर आज तक मेरा कमेंट नहीं पढ़े हैं, प्लीज लास्ट टाइम तक तो पढ़ लीजिए सर, बिल्कुल पढ़ लिए। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द डैश ऑफ बिजनेस आल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्यवसाय का जो है आकार, ठीक है, व्यवसाय का आकार जो होता है, साइज भी जो रहता है व्यवसाय के प्रारूप का निर्धारण करता है। द डैश ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आकार है ना, ऑप्शन नंबर ए। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग, है ना। उसके पास देखिए नेतृत्व का गुण होना चाहिए, कंट्रोल यानी नियंत्रण का होना चाहिए, न परिवर्तनीय का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। एक सफल उद्यमी में निम्न गुण होना चाहिए, ठीक है, नेतृत्व, नियंत्रण, न परिवर्तन, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है, ठीक है। रिक्वेजिट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजर, है ना। सक्सेसफुल एंटरप्राइज कौन सा होता है, यहाँ पे सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य और एक तरीके से प्रभावपूर्ण नियंत्रण, यानी एक तरीके से वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इफेक्टिव प्लानिंग, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सफल उपक्रम जो रहता है, सक्सेसफुल एंटरप्राइज जो रहता है, उसमें ये दोनों मुख्य होना, उसके पास मतलब आवश्यक शर्त जो होती है वो होनी ही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपने पास सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का प्रॉब्लम इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो मांग की प्रवृत्ति जो है ये नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, एक तरीके से एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, तो मांग की प्रवृत्ति जो है हम लोग को कहाँ कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। वो तो जैसा है वैसा चल रहा है, उससे हमको क्या लेना देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थापना में आसान होता है, इजी इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें आप 2 स्टार मार्क्स लगा लो, कल आ ही रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इजी इंफॉर्मेशन तो एकाकी व्यापारी व्यापार, है ना, सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपने पास ए राइट आंसर हो जाएगी। उपक्रम की चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। द पॉइंट विच कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइज, तो उत्पाद, उसके बाद विपणन और उसके बाद पूंजी की उपलब्धता, इसमें से क्या हो जाएगा। उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु कौन सी है, ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है, बिंदु कौन सी है, तो पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है, ठीक है, द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज आर, ठीक है। वो क्या है, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए वह क्या है, वो है व्यवसाय का चयन, ठीक है, उसके बाद व्यवसाय का आकार, वित्तीय साधन, है ना, और तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीजों का एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को ध्यान रखना चाहिए। द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज आर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ यूनिट, फाइनेंशियल प्रोपोजिशन, है ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तीनों चीज को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, हर एक उद्यमी को, हर एक एंटरप्रेन्योर को। Which aspect or aspects are to kept in mind for preliminary scanning, है ना, मतलब प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। तो देखो एक तरीके से हम लोग को सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप बिल्कुल कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, उसके बाद अपने पास है प्रवर्तन से संगति, यानी कॉम्पिटिबिलिटी विथ प्रमोटर्स, उसके बाद निवेश की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू को किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। नियोजन होता है, तो नियोजन होता है अल्पकाल, मध्यकाल, दीर्घकाल, ये सभी के लिए ज्यादा चांस है पूछे, है ना। प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। सभी अब देख लियो फॉर ऑल टर्म्स, ठीक है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, है ना। ट्रैप कौन करता है भाई, एलन करता है, कौन करता है, एलन करता है, ट्रैप कैप्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, है ना, 4, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नियोजन होता है, तो नियोजन होता है प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए होता है, किसके लिए, फ्यूचर में, भविष्य के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़े।
सर कितना परसेंट मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम में हो, है ना। ऑलमोस्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको, आप अपना सारा सवाल बना के आ जाओगे, ये तो है, आराम से बना लोगे, ठीक है, निश्चिंत रहो उसके लिए। आप जो है ना इसको देख लेना, और उसके बाद हम जो आपको 100 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव में, और कुछ मत देखना, ठीक है। श्योर सी बात है, हम आपको जो मतलब अगर मेरा बात मानोगे, अगर मेरे बात पे अगर रहना है, तो हम जो आपको अभी करवा दे रहे हैं ये 200 के 200 क्वेश्चन एकदम से देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको 100% आपके माइंड में सेट होना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको देख लेना है क्या चीज, जो हम 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का और एक्स्ट्रा देंगे वो, और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको मेनली तैयारी करना है इसके बाद, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम देंगे, ठीक है, हम आपको पीडीएफ ही दे देंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर के साथ में, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल अपने पास क्या है, यहाँ पे है प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है, नियोजन जो है आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का है, ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज, है ना। प्लानिंग इज क्या होता है, प्लानिंग जो है प्रारंभ और अंत दोनों होता है, बिगिनिंग एंड एंड बोथ होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन है, नियोजन प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी यानी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड यानी मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस, है ना। तो नियोजन जो है ये सभी है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य और मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज, गुड प्लान क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लोचपूर्ण होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग आर, है ना। व्यवसाय अवयव का जो मुख्य, व्यवसाय का जो है नियोजन का मुख्य अवयव कौन सा है, व्यवसाय का वर्णन और अधिशासी सारांश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर, ठीक है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन और एग्जीक्यूटिव समरी, है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवसर है, ठीक है। अब अवयव कौन सा है, ठीक है, कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन और एग्जीक्यूटिव समरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है, द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज, है ना। व्यवसाय नियोजन के प्रमुख महत्व कौन सा है, तो प्रमुख महत्व जो है निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में, दिशा निर्देशन में और उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, ठीक है। तो ऑप्शन और हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस और इन प्रोवाइडिंग लेवरेज, ठीक है। तो इन सभी में व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व इन सभी चीजों में है। एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। मेरे से ज्यादा गौर से आपको देखना चाहिए, ठीक है, कि भाई क्या है, कल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्या आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कल सुबह में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवा, अरे कौन सा सीटिंग में तुम लोग का है आज, कल फर्स्ट, अच्छा सेकेंड में है। कल सुबह में, अच्छा ठीक है, लास्ट में बात करते हैं इसके लिए, ठीक है। अभी चलो, सुबह में अगर करना रहेगा तो हम तो वो 100 क्वेश्चन भी करवा ही सकते हैं, ठीक है। वो 100 क्वेश्चन भी हम करवा देंगे तब तो। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं, ठीक है। द एक्टिविटीज इंक्लूड इन बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग में जो है क्या जो है शामिल है, ठीक है। तो संगठन का नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन और उसके बाद परियोजना कार्य का नियोजन, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द एक्टिविटीज इंक्लूड इन बिजनेस प्लानिंग आर प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट और प्लानिंग द प्रोजेक्ट। सबसे पहले देखो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लान किए, उसके बाद भाई उसमें काम, मैन पावर, लोग कैसे रहेंगे उसके बारे में सोचिए, और उसके बाद आगे प्रोजेक्ट के बारे में, काम के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ये रहता है व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विद, परियोजना पहचान जो व्यवहार करती है वो कैसे करती है, वो करती है व्यवहार्य परियोजना विचार से, ठीक है, वाइबल प्रोडक्ट्स आइडिया से, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। कौन, तो देखिए परिमाणीय परियोजना यानी कंसिडर विथ क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट, इस सबसे संबंधित कौन सा नहीं है, फैमिली वेलफेयर नहीं है, ठीक है, परिवार कल्याण नहीं है, नहीं तो बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, जलपूर्ति, ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, तो ये होता है बाह्य, क्या होता है, बाह्य बाधाओं से, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो ऑप्शन और हम लोग का बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है बाह्य बाधाओं से,
याद रहेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है, ठीक है। फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आर डैश, तो वो होती है एक तरीके से, वो क्या होती है, पूंजी प्रबल परियोजना और श्रम आधारित परियोजना, यानी कैपिटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और लेबर इंसेंटिव प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक प्रबल प्राच्य परियोजना क्या होती है, तो श्रम आधारित परियोजना और पूंजी प्रबल परियोजना, ठीक है, यही दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अपने पास ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक परियोजना होती है, प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, यानी गतिविधियों का एक समूह होती है, ठीक है, बहुत सारी गतिविधियां अलग अलग टाइप का चीजें उसमें हो रही होती है परियोजना में। आगे बढ़ते हैं। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न विद द फ्लोइंग। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो तीन चीजों से होती है, प्री इन्वेस्टमेंट फेज, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन फेज, ठीक है, ये तीन फेज होता है। तो जो है यहाँ पे जो है ये देखो स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबलाइजेशन जो बात करें, स्थिरीकरण, ये यहाँ पे है नहीं है, ये तीन है, हाँ है, प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज है, कंस्ट्रक्टिव फेज है, नॉर्मलाइजेशन स्टेज ये भी है, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन परियोजना का जीवन चक्र किससे संबंधित नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ इज नॉट कंसर्न विद द फ्लोइंग, इसमें है स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन मेथड। बिजनेस कभी भी स्टेबलाइजेशन उस टाइप से नहीं पहुंच पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 53 नंबर, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है ना। प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद, प्रोजेक्ट जो है नहीं कंसर्न होते हैं कैसे, तो देखो ये इनोवेशन से तो होती है ना, परिवर्तनीय से होती है, पूछा जा रहा नहीं होती है, कल्पना शक्ति से भी जो है संबंधित होती है, यानी विजन, हम लोग आगे कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो सब तो होती है। जोखिम भी इसमें होती है, परियोजना में होती है, रिस्क तो होती है। क्रिएटिविटी, सृजनता नहीं होती है ना, ऑप्शन और हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। परियोजना प्रबंध जो है संबंधित नहीं होती है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसर्न नहीं होता है वो किससे नहीं होता है, तो वो नहीं होता है विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। क्या चीज, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है ना, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प इन, विस्तारीकरण परियोजना जो मदद करती है वो किस में, तो अतिरिक्त अवसरों के का लाभ उठाने में, ठीक है, इंसेजिंग है ना, एडिशनल अपॉर्चुनिटीज। विस्तारीकरण मतलब विस्तार करने से क्या होता है फायदा, कि भाई हम जहां पे अगर मान लो अगर हमारी संस्थान यहाँ पे चल रही है, ठीक है, एक पटना शहर में अगर चल रही है, तो अगर माने अब अगर ये बढ़ी, ठीक है, अगर हम बढ़ाते हैं और जगह क्षेत्र में जाते हैं, हम कानपुर जाते हैं, हम रांची जाते हैं, ठीक है, इन सब जगह जाते हैं, तो इससे फायदा हमारा क्या होगा कि हम और सारा अपॉर्चुनिटीज को हम गेन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम अपने से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, जितने भी ज्यादा एडिशनल अपॉर्चुनिटीज है उस सब को भी हम लोग यूज में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आधुनिकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव कैपेसिटी, ठीक है, आधुनिकरण सुधारता है किसको, क्षमता को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निवेश विश्लेषण संबंधित है, इनपुट एनालिसिस डील्स विद, निवेश विश्लेषण जो है इनपुट एनालिसिस जो डील करती है वो करती है संसाधन आवश्यकता से, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, है ना। इंटरनल इनपुट का बात हो रहा है, इनपुट में हम लोग रिसोर्सेस को ही डालते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। डीपीआर है, डीपीआर क्या है, एक तरीके से डीपीआर क्या है, एक्शन प्लान है, क्या है, डीपीआर जो है ये एक्शन प्लान है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर का क्या फुल फॉर्म होता है, किसी को पता है क्या? सर प्लीज ओएमआर में क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, लेकिन पेपर वाला सी लेटर लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो नहीं होना चाहिए दिक्कत, लेकिन कोई ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग ना आगे से परीक्षा में ध्यान देना। वैसे अभी मान के चलो कुछ नहीं होगा, आगे का तैयारी करो। एक बच्चे बोल रहे हैं सर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, क्या बोलना चाहोगे उस बच्चों के लिए? हम उनके लिए बस यही बोलना चाहेंगे, तो आज भर देख लो, है ना। नहीं आज तो मत देखो, आज मत देखो प्लीज, हमारा वीडियो छोड़ के चले जाइए, आप कल अपना पेपर लेके आइएगा, उसके बाद आप मिलाइएगा, ठीक है, ये काम आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप जो है देख भी लोगे कि भाई कितना मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। परियोजना क्या है अपने पास,
क्या है अपने पास सवाल, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, तो प्रवर्तकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, उद्यमी के द्वारा, तो इन सभी के द्वारा, है ना। प्रोजेक्ट जो प्रिपेयर किया जाता है, प्रमोटर, मैनेजर्स, इंटरप्रेन्योर्स, सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, मनी एक्सपेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट और प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो भाई उससे बाद में प्रॉफिट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, है ना, एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, मैनेजरियल इवैल्यूएशन। तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर। परियोजना पहचान की आवश्यकता होती है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, है ना, कब होती है, तो एक तरीके से होती है एक्सपीरियंस में, यूज ऑफ माइंड में नहीं, अनुभव और मस्तिष्क दोनों में। जब यहाँ दोनों दिया हुआ है तो हम लोग को इसको टिक करना है ना, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए समरी ऑफ, ये होता है किसका समरी, तो तथ्य का, इन्फॉर्मेशन का, है ना, मतलब तथ्य का, सूचना का, विश्लेषण का, फैक्ट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, है ना। परियोजना प्रतिवेदन में ये सभी चीजें रहती है, फैक्ट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, ये सब चीज रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है ना, ये जो कमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो हमको लास्ट में पूछ लेना, एक बार लास्ट में, ठीक है, अंतिम में अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो अभी कमेंट नहीं करिए, ठीक है, लास्ट में हमसे पूछ लीजिएगा। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, ठीक है, पे बैक पीरियड डील्स विद, है ना। पे बैक, अगर मान लो हम किसी को एक तरीके से क्या करते, किसी कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, और उस सामान को हम बोलते हैं कि अब इस सामान का पैसा हम बाद में लौटा देंगे आपको जब ये सामान बिक जाएगा, तो हम जब सामान वो बेचेंगे तब जाके हम उसको पैसा लौटाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक तरीके से पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किए हैं उस पर पूंजी लगाए वो जब इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, है ना, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। परियोजना आकलन है, परियोजना, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है लाभदायकता विश्लेषण, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, ये सब याद करके रखना वाला चीज है। ठीक है, गर्भावधि संबंधित होती है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड कंसर्न विद, गेस्टेशन पीरियड जो कंसर्न होती है वो किससे होती है, वो होती है क्रियान्वयन अवधि से, है ना, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, गर्भावधि, है ना, गर्भावधि संबंधित होती है क्रियान्वयन, गर्भावधि संबंधित होती है किससे, क्रियान्वयन, गर्भावधि किससे, क्रियान्वयन से, है ना। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, एनपीवी, है ना, मेथड रिलेटेड विद, एनपीवी नाम से ही क्लियर है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी का वर्तमान का क्या कीमत है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी भावी वर्तमान मूल्यों का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी का क्या वैल्यू है ना, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन जो है संसाधनों के प्रकार का स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ रिसोर्स एंड देयर सोर्स, है ना। रिसोर्स अपने पास कौन है, देखो, फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, यानी भौतिक साधन, तकनीकी साधन, मानवीय साधन, ये सभी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। आगे बढ़ते हैं। साधनों के गति करण में उद्यमी की जो है भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन मोबिलाइजिंग रिसोर्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, संसाधनों के गतिकरण में उद्यमी को की भूमिका निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो ये इसको ना संसाधनों की कितनी आवश्यकता है, कितनी रिसोर्सेज की नीड है, संसाधनों की पहचान करना होगा, रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, रुकावटों का अध्ययन करना होगा, स्टडी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ये सब चीजों को देखना होगा उसको, है ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। क्या क्या इसमें बाधाएं आ सकती है, रिस्क आ सकते हैं, वो सब चीजों को देख रेख करना। विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना पड़ता है, जो भी सार्वजनिक उपयोगिता होती है ना, पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग हैव टू इन्वेस्ट हैवली। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। सार्वजनिक उपयोगिता के संस्थाओं को बड़ी मात्रा में जो विनियोग करनी होती है वो अस्थायी संपत्ति, है ना, सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं, है ना, तो जो जिसमें सार्वजनिक सभी लोग आके कुछ भी चीज का फायदा ले सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण पर होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म लोन पे होता है स्थिर ब्याज दर, ठीक है, और अगर बात करें अल्पकाल, है ना, अगर पूछा जाए अल्पकाल ऋण पर, है ना, अल्प, ठीक है, अल्पकाल, अल्पकाल के लिए क्या होता है, एक तरीके से परिवर्तनशील, है ना, परिवर्तनशील, ये जो है
परिवर्तनशील, ठीक है। और अगर दीर्घ काल के लिए रहे तो वो हो जाएगा स्थिर, है ना, फिक्स्ड रेट। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू, वर्किंग कैपिटल जो हो सकती है क्लासिफाइड वो किस में, अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी और नियमित या और मौसमी कार्यशील पूंजी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, रेगुलर एंड सीजनल वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज पार्ट ऑफ, रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो पार्ट है वो किसका है, अस्थायी कार्यशील पूंजी का, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। नियमित कार्यशील पूंजी याद रखिएगा। स्थिर लागत में शामिल रहता है फिक्स कॉस्ट इंक्लूड, फिक्स कॉस्ट में क्या इंक्लूड रहता है, तो उसमें रहता है एक तरीके से कारखाना लागत, यानी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री जो होता है ये फिक्स्ड हुआ, बाकी सब ये सब देखो वेरिएबल ही है, ये सब वेरिएबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी पूंजी का स्रोत है, अस्थायी पूंजी का स्रोत है अंशों का निर्गमन, ठीक है। स्रोत नहीं है, सॉरी स्रोत नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। अस्थायी पूंजी का स्रोत है अंशों का निर्गमन, स्रोत नहीं है, ठीक है। देखो स्रोत नहीं है, ऋणदाता है ना, ऋणदाता हो जाएगा, ये ज्यादा दिनों के लिए पैसा थोड़ी देता है। लेकिन देखो ऋण पत्र का निर्गमन किए, अंशों का निर्गमन किए, यानी इशू किए, किसको, इशू शेयर को, डिवेंचर को, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है ना, फिक्स कैपिटल हमको मिलेगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लिए, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग अगर लिए, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हम लोग का लॉन्ग टर्म हो जाता है। लेकिन ऋणदाता जो करता है, क्रेडिटर होता है, वो कुछ दिन के लिए देता है, 1 महीना 2 महीना ये सब के लिए देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का स्रोत जो है वो क्या है, डेब्टर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश सेल है ना, देनदार, बैंक अधिविकर्ष और रोकर विक्रय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। देखो कार्यशील पूंजी हमको कितना चाहिए भाई, जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतना, है ना, साइज ऑफ एंटरप्राइज, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कितना समय तक हम यहाँ पे एक तरीके से निर्माण करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारा जो वस्तु बनकर तैयार होता है वो पहला दिन से स्टार्ट के लगभग 365 दिन बाद बनता है, तो हमको इतना दिन तक कार्यशील पूंजी चाहिए, उसके बाद फिर हमको ये प्रोडक्ट सेल होगा, इससे पैसा मोटा आएगा हमारे पास, है ना। निर्माण प्रक्रिया की अवधि ये हो गया, है ना, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की उपलब्धता, ये सभी चीजों पे कार्यशील पूंजी यानी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो डिटरमाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता है, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, वो किसमें होती है, वो होती है भूमि खरीदने में, फॉर परचेज ऑफ लैंड, है ना। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता जो होती है भूमि खरीदने के लिए, ठीक है। देखो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता है ना, आप ये चीज याद रखना हर हमेशा, ठीक है। अगर देखो अगर आपसे पूछा गया, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया अस्थाई पूंजी, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया अस्थाई पूंजी यानी फिक्स्ड, ठीक है, अस्थाई पूंजी यानी एक तरीके से फिक्स्ड, अगर ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल की बात हो तो इसमें ही होता है, क्या चीज होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है, लंबे समय तक के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए होता है, किसके लिए, लंबे समय के लिए होता है। और अगर बात हो परिवर्तन, है ना, परिवर्तनशील पूंजी का, ठीक है, एक तरीके से जब अपने पास वेरिएबल, अपने पास क्या होगा, फिक्स कैपिटल नहीं होगा, है ना, एक तरीके से हम लोग का जब फिक्स कैपिटल नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, वेरिएबल होगा, है ना, फिक्स्ड का करंट, है ना, तो हम लोग करंट एसेट्स के लिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है अस्थाई संपत्ति को खरीदने के लिए, जैसे भूमि क्या है, अस्थाई पूंजी है, बाकी देखो स्टॉक खरीदने के लिए, स्टॉक क्या है भाई, मतलब ये सब अस्थाई पूंजी है, ठीक है, नहीं ना है। चलो लेनदारों के भुगतान करने के लिए ये सब अस्थाई थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन और बी यहाँ पे राइट आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपने पास क्या है, बोनस निर्णय निर्धारक है, बोनस निर्णय, है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है।
लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, ये सभी पे, ठीक है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड, एज ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 81 नंबर देखिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश है। फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज वॉलेंट्री, है ना, ऐच्छिक होता है, याद रखिएगा ऐच्छिक होता है। ये सवाल भी आ सकती है, हालांकि आपके बिजनेस स्टडी में पूछा है ना। आगे बढ़ते हैं, कोष प्रभाव विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का अर्थ होता है, कोष का अर्थ क्या होता है? कोष का अर्थ होता है चालू संपत्ति को चालू दायित्व पर अधिक, है ना, चालू संपत्ति पर चालू दायित्व पर अधिक, है ना, चालू संपत्ति का चालू संपत्ति ज्यादा होता है चालू दायित्व पर, तो इसको कहते हैं कोष, है ना, इसको क्या कहते हैं? कोष। ऑप्शन वन हम लोग का डी हो जाएगा, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय होता है, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर, है ना, तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से कोषों का अपने लोग का प्रयोग हुआ, कोषों का प्रयोग हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ, क्या है? कोषों का प्रयोग, ठीक है। ये भी अपने पास क्या हुआ? ऋण पत्र का निर्गमन और उसके बाद प्रारंभिक रहतिया, ठीक है। ये क्या हुआ? कोषों का प्रयोग, ठीक है, क्या हुआ? कोषों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, अंतिम रहतिया। अंतिम क्या होता है? कोषों का ये स्रोत होता है, क्या चीज? सोर्स ऑफ फंड होता है। अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये सोर्स ऑफ फंड होता है। अंश अधि मूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम में इंक्रीज हुआ, तो ये एक तरीके से हो जाएगा क्या चीज? कोषों का स्रोत, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कैश परचेज, है ना, कैश परचेज के कारण जो है फिक्स एसेट में जो वृद्धि हुई है तो वो उसको कहते हैं कोष का प्रयोग, है ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैर चालू दायित्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है, गैर चालू दायित्व, है ना, मतलब देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो चालू है ही, आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, और यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस यानी पूर्वदत्त व्यय, यानी यहाँ पे बंधक व्यय यानी मॉर्गेज लोन जो है ये गैर चालू है, ये नॉन करंट है, ये एक तरीके से फिक्स्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, चालू संपत्ति में शामिल है, करंट एसेट्स इंक्लूड, है ना, चालू संपत्ति में शामिल क्या है? चालू संपत्ति में शामिल है एक तरीके से देनदार, ठीक है, क्या है? डेबिटर्स। चालू संपत्ति में शामिल नहीं, शामिल होता है क्या चीज? डेबिटर्स। ऑप्शन वन हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डी राइट आंसर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चालू संपत्ति में शामिल होता है, ठीक है, बाकी देखो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड है, ठीक है, ये सब क्या है? स्थिर है, ठीक है, बाकी एक चालू तो अपने पास मात्र डेप्टर है। प्लांट एवं मशीनरी का ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? कोषों का प्रयोग, सोर्स ऑफ फंड, है ना, कोषों का स्रोत, सोर्स ऑफ फंड। ऑप्शन नंबर हम लोग ए हो जाएगा, कोषों का स्रोत हो जाएगा प्लांट और मशीनरी पर ह्रास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है गैर चालू संपत्ति है? ये देखो ये गैर चालू है ना, क्योंकि ख्याति जो है अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोग, अच्छा अभी जस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ख्याति अपने लोग का चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये है ना, यही मात्र है, तो ये सब नहीं है चालू संपत्ति में। तो अपने लोग से वही तो पूछा जा रहा है कि गैर चालू संपत्ति है ना, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, गैर चालू संपत्ति है, ठीक है, तो उल्टा ही तो बस पूछा है भाई, चालू संपत्ति देखो ये सब चालू संपत्ति है, ठीक है, और ये गैर चालू संपत्ति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी ये फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है, 92 शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेट वर्किंग कैपिटल मींस, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आदर्श चालू अनुपात जो होता है आइडियल करंट रेशियो 2:1, है ना, 2:1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरल अनुपात क्या होता है? 1:1, है ना, लिक्विडिटी रेशियो जो होता है 1:1 होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जो है संचालन व्यय नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कौन सा नहीं है? देखो ये प्रारंभिक व्यय जो है प्राइमरी एक्सपेंस जो होता है वो एक तरीके से हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शुरू में जो पैसा लगाते हैं वो एक तरीके से संचालन व्यय। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे होगा? वो तो बिजनेस को शुरू करने के लिए हम जो फर्नीचर लिए, बिल्डिंग लिए, ये सब चीज लिए, वो तो बिजनेस को शुरू करने के लिए लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रारंभिक व्यय, ये जो है संचालन व्यय नहीं है। बाकी देखो संचालन के लिए हम लोग को बिजनेस चलाने के लिए रेंट चाहिए, वेजेस चाहिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस चाहिए, सब चाहिए। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आता है वो किसमें आता है? क्रियाशील अनुपात से एक्टिविटी रेशियो में, है ना, ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चालू अनुपात है करंट रेशियो इज, करंट रेशियो क्या है? एक तरीके से आर्थिक चिट्ठा अनुपात है, बैलेंस शीट रेशियो है ना, चालू अनुपात होता है क्या चीज? आर्थिक चिट्ठा अनुपात, है ना, बैलेंस शीट रेशियो।
आगे बढ़ते हैं, संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो होता है हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभप्रदता अनुपात। ठीक है, याद रखेंगे, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हर हमेशा परसेंटेज में हम लोग जनरली शो करते हैं। ठीक है, परसेंटेज में, याद रहेगा ना सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप लोग जैसे एग्जाम दे के आओगे, ठीक है, कल जैसे एग्जाम दे के आओगे, हम उसके बाद रात में ऐसे ही 8 बजे में, ठीक है, 8 बजे में करवा देंगे आपका ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट का। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे करवा देने का, हम सब कुछ रेडी करके पहले से ही रखेंगे, है ना, और उसको एक साथ करवा देंगे। वित्तीय स्थिति है ना, वित्तीय स्थिति अनुपात को समानता प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब प्रतिशत, ये वित्तीय स्थिति देखो यहाँ पे है लाभप्रदता अनुपात, इसको हर हमेशा तो परसेंटेज में याद रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है उसको परसेंटेज में, है ना, पॉ से प्रॉफिटेबिलिटी, पॉ से परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे देखो फॉ से फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन जनरली, तो ये होता है फाइनेंशियल। भाई फाइनेंशियल सिंपल डिसीजन लो, इसमें ज्यादा रिस्क मत लो। ठीक है, सिंपल रेशियो साधारण अनुपात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल परीक्षण, है ना, यानी एसिड टेस्ट, है ना, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान नहीं रखा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू, है ना, कंसिडरेशन इन कैलकुलेशन ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो, है ना। एसिड टेस्ट में हम लोग को स्टॉक का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बाकी देखो कैश, बिल रिसीवेबल, ये सबकी जरूरत होती है। उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुई थी, है ना, वेंचर कैपिटल थॉट वाज फर्स्टली ओरिएंटेड इन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूरी है। तो ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जोखिम पूंजी शिलाधार है, निम्न द्वारा स्थापित किया गया। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था आईएफसीआई के द्वारा। ठीक है, आईएफसीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, हाई रिस्क होता है। क्या चीज? उच्च जोखिम होता है, हाई रिस्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है। ठीक है, उद्यमी पूंजी में रहता है हाई रिस्क। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और आधारभूत निगम स्थापित किया गया था वर्ष किसमें? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, है ना। जवाब दीजिए आप लोग यहाँ पे, इसका क्या आंसर पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं आप लोग? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलो 104 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइए। चलो सब लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं? सी। चलो ठीक है, भी यहाँ पे 86। ठीक है, ऑप्शन और हम लोग का, अरे 88। ठीक है, ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 88। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था हम लोग का ये जो है ग्रिंडले बैंक जो है इसका, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया था। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये ग्रिंडले बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन और हम लोग का स्थापित किया गया था ग्रिंडले बैंक। ठीक है, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा? ग्रिंडले बैंक। ऑप्शन और हम लोग का बी करेक्ट आंसर। उद्यमी पूंजी उपलब्ध करता है, वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइड फॉर, वेंचर कैपिटल जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है, देखो अत्यधिक जोखिम इकाई हेतु, है ना, वेरी रिस्क यूनिट, या उसके बाद है तकनीकी इकाइयों हेतु, टेक्निकल यूनिट के लिए, उसके बाद है संस्थागत इकाइयों हेतु यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगी, ऑल ऑफ दिस, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, है ना, इशूड बाय गवर्नमेंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड इज, है ना, तो 1.5। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1.5 याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। पूंजी ग्रहण प्रौद्योगिकी की जो है वकालत की जाती है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज फेवरेबल ड्यू टू डैश, है ना,
क्योंकि ये जो है क्या करती है, ये शीघ्र अनुपात विकास यानी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस करती है, और रोजगार अवसरों में वृद्धि करती है, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी पूंजी गहन प्रौद्योगिकी जो है वकालत की जाती है, क्योंकि इसमें ये सब चीजें होती है, शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव और रोजगार अवसरों में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विथ डैश, है ना। देखो श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है किससे, इसका संबंध जो है प्रकृति के ये जो है प्रकृति में अविचल से, अनस्टेबल नेचर से, है ना, अनस्टेबल नेचर से, याद रखिएगा अनस्टेबल नेचर से, किससे, अनस्टेबल नेचर से। आगे बढ़ते हैं, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेसिटी, तो ये 4 है ना, 4 है ना, वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेसिटी, तो 4, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, 4। चलो, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज नॉट मच यूजफुल बिकॉज इट्स डैश, है ना, क्योंकि ये जो है क्या है, क्योंकि ये जो है ये शोषण करती है, किसका, उपभोक्ताओं का शोषण करती है ना, एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, क्या 111 का। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे प्रबंध है तो मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट एंड साइंस बोथ है ना, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है कर्मचारी के प्रति यानी टुवर्ड एम्प्लॉइज, है ना, टुवर्ड गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस, है ना, देखो सभी के प्रति, हाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी के प्रति तो होती ही है, ठीक है, कर्मचारी के प्रति भी होता है और सरकार के प्रति भी होता है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे डी पे टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे टिक करेंगे याद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो सभी के प्रति होता है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व इसके प्रति होता है, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी पे टिक करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपने लोग का है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज और देखो अगर आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है कि आपको ये नहीं देगा, ये ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, तो उस समय आपको ये टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट स्वयं काम करने दूसरे काम करवाने से, है ना, तो स्वयं और दूसरे से काम लेने से, यानी बोथ डूइंग हिमसेल्फ एंड वर्क टेकिंग फ्रॉम अदर्स, है ना, तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक पेशा है या कथन है, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, प्रबंध एक पेशा है, ये जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन जो है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन इनका है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, है ना, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह जो कथन है किसका, मैनेजमेंट इज ए डेवलपमेंट ऑफ मैन नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ लॉरेंस ए एप्पले, किनका है, लॉरेंस ए एप्पले का है कि भाई व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध की प्रकृति होती है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, एज इनबॉर्न एबिलिटी और एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, बोथ, हम लोग को सीखना भी होता है और जो हम लोग पहले से भी बचपन से भी रहते हैं, तो ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होती है तो वो होती है विक्रेता के सावधानी का नियम, लेट द सेलर बी अवेयर, है ना, और क्या हो जाएगा, इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट सेलर बी अवेयर, है ना, विक्रेता के सावधानी का नियम, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर। BST का आंसर की, देखो BST इकोनॉमिक्स ये सब का आंसर की ना, देखो हम मे भी अगर कल समय बचता है तो कल करवाने की कोशिश करेंगे, है ना, आप लोग के एग्जाम दे के आओगे तब उसके बाद, है ना। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन कंट्रीज, है ना, क्या होती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अच्छे ब्रांड की विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांडेज, है ना, अच्छे ब्रांड की विशेषता ये छोटा सा नाम, शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, अच्छे ब्रांड की ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, लेबलिंग है तो लेबलिंग अपने लोग का क्या हो जाएगा, लेबलिंग आवश्यक होता है, लेबलिंग आवश्यक होता है, और अब जो है मतलब जो फूड आइटम होता है, जो खाद्य पदार्थ जो होता है फूड आइटम के लिए ये जो है क्या होता है, अनिवार्य होता है, फूड आइटम के लिए ये अनिवार्य यानी कंपलसरी रहता है, ठीक है, अनिवार्य होता है फूड आइटम के लिए, नहीं तो नॉर्मल आइटम के लिए नेसेसरी होता है, नेसेसरी हम लोग टिक करेंगे।
सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप ऑफ, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है किनका, पैकेजिंग का, किसका है, पैकेजिंग का, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 127, उत्पादन अंतरलय मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाला एकमात्र विपणन है। याद रखने का, इस क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, उत्पादन अंतरलय को प्रभावित या उत्पादन मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक यानी फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स इज मार्केटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विपणन। भावी वस्तुओं को विक्रय हेतु अनुबंध है ना, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। आप लोग जब सीए सीएमएस सीएस बनोगे ना, ये एग्रीमेंट टू सेल वगैरह पढ़ोगे, लॉ का पहला चैप्टर जो है ना ये पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा उस समय, है ना। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लॉ बनेगा आप लोग का आगे जाके, अगर थोड़ा बहुत भी ठीक होगे पढ़ने में तो जाके, अगर आप लोग आगे बढ़ोगे मतलब सीए सीएमएस सीएस उस सब फील्ड में अगर जाओगे तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हम लोग 125 में आते हैं। एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को देय है ना, ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर ऑन डिमांड इज डैश, ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉइडेबल, है ना। एक विनिमय विपत्र मांग पर धारक को देय है, ठीक है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बैरियर, है ना, टू बियरर, है ना, ऑन डिमांड इज वॉइडेबल। ठीक है, बैठनीय होता है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट आंसर। वह व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसको भुगतान करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉई, क्या कहते हैं, लेखांकी कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ए पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज ड्रॉई। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगी। चलो सर आज रिजल्ट आया फाउंडेशन का, हाँ तो अभी तो आप लोग को फाउंडेशन से अभी क्या, जब तक आप लोग पास नहीं करते हो क्लास 12 तब तक फाउंडेशन से क्या लेना देना है ना। उसके बाद जब पास कर जाओ तो उसके बाद फाउंडेशन करो, है ना, फिर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, ये सब करते रहना। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कुछ वगैरह अगर चाहिए सीए सीएमए सीएस इस सब को लेके, तो हम दिए हुए हैं क्या इंस्टा का आईडी, तो आप वहां से भी मैसेज कर सकते हैं, है ना, कहाँ से करना चाहिए कैसे करना चाहिए, अगर कोई भी जानकारी अगर चाहिए स्पेशली इंपॉर्टेंट तब जाके। ठीक है, हाँ दिए हुए हैं, ठीक है, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि में को शामिल करता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, है ना, अल्पकालीन पूर्वानुमान, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ। पता है हम लोग के पास कई सारे लोग आते हैं, ठीक है, कि मतलब अपने सारे मतलब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोग को मतलब हमारे यहाँ ही प्रेफर करिए, हमारे यहाँ भेजिए, हम लोग भरोसा नहीं करते ना। स्टूडेंट को अपना शहर के अकॉर्डिंग चुनना चाहिए कि भाई उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा, वही चीजें। मतलब हम लोग आज तक बाय गॉड हम लोग आज तक एक स्टूडेंट को अपना किसी और के मतलब कहने पे हम भेजे होंगे, हमको जो अच्छा लगा मात्र हम वही किए। ठीक है, आज तक अभी तक हम एक कोई भी पैसा के लिए हम किसी को कहीं पे भेजे ही नहीं बाय गॉड। ठीक है, हमको बहुत अच्छे टीचर एक लग रहे थे कोलकाता के, है ना, लेकिन उनका देहांत हो गया, है ना, तो अलग चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लाभांश है, डिविडेंड इज, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है लाभ का नियोजन, है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद हम कभी किसी के यहाँ पे भेजे ही नहीं किसी को। ठीक है, बस हम थोड़ा बहुत सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस हम उनके यहाँ भेजते, बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब कहने का मतलब। लाभ हानि खाते के डेबिट अधिक को कहते हैं। ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेट लॉस, है ना, बेसुध हानि, ऑप्शन और हम लोग का बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक चरण में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन द स्टार्टअप स्टेज इज, है ना, क्या होता है स्टार्टअप स्टेज में क्या होता है, सीमित होता है। जब स्टार्टिंग में रहता है तो उस समय सीमित ही होता है ना, जब शुरुआत करते हैं कोई भी चीजों का तो उस समय क्या होती है, शुरुआत जो रहती है उसमें कम करते हैं, सीमित मात्रा में। जब हम बिजनेस एक तरह की प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन शुरू कर रहे हैं। सर और कितना, बस 70 और क्वेश्चन है। ठीक है, 70 और क्वेश्चन है, बस इसको कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत, अंडर फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास रहता है। कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन रिमेन्स विथ फ्रेंचाइजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। जनरली डाइवर्सिफिकेशन क्लासिफाइड इनटू, डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स में, 4 तरीकों से, ठीक है। कौन कौन से अगर बात करोगे तो ये देख लो, ठीक है। कौन कौन से अगर बात करोगे तो अपने पास हो गया कौन कौन सा, क्षैतिज विविधीकरण है ना, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है ना, उदाग्र है ना, उदाग्र विविधीकरण यानी वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है ना, संघीय विविधीकरण यानी अपने पास, और उसके बाद सकेंद्रीय विविधीकरण। तो अपने पास यही कुछ मिला के 4 जो है विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का टाइप्स होता है। बस आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भाई कितने प्रकार के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जब दोनों पक्षों द्वारा भूल से स्वीकृत की जाए अनुबंध, व्हेन द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज गिवन बाय मिस्टेक, दोनों साइड से अगर मिस्टेक है ना, दोनों साइड से अगर मिस्टेक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं, वॉइड, ठीक है, उसको कहते हैं वॉइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स है ना, उसमें क्या शामिल है, 3 अवस्था, ठीक है। उत्पाद विकास प्रक्रिया में 3 स्टेज शामिल है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में 3 स्टेज है। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी, क्या नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर, ये सभी नहीं होनी चाहिए। उत्पाद चुनाव प्रभावित करती है, प्रोडक्शन सिलेक्शन इज अफेक्टेड बाय है ना, उत्पाद चुनाव जो है प्रभावित होती है किससे, तो देखो तकनीकी ज्ञान के द्वारा यानी टेक्निकल नॉलेज के द्वारा, सही बात है। बाजार की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, सही बात है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति द्वारा यानी पोजीशन ऑफ कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्टिंग इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी की प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कार्यशील पूंजी का नेचर जो है वो क्या है, वो होता है अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर, और मतलब फिक्स्ड, अस्थाई का है ना, फिक्स्ड का जो होता है वो ये होता है ना, अस्थाई का स्थिर होता है ना, फिक्स्ड, ठीक है। चलो तो ये हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्यशील पूंजी का, तो बी। एकीकरण से अभिप्राय है ना। इंटीग्रेशन मींस, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बाह्य विस्तार है ना, एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उच्च स्तरीय प्रबंधन में शामिल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर बात करोगे, ठीक है, ये है अपने पास टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे संख्या थोड़ी सी देख रहे हो कम है लोगों की, ठीक है। यहाँ पे संख्या थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसमें तो मैनेजर वगैरह आता है, ये मैनेजर तो काट दो, ठीक है। उच्च स्तरीय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ बीओडी आता है इसमें, ठीक है, संचालन मंडल आता है, और सीईओ आता है, मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, ये दोनों आता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में है, ए और बी दोनों है ना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, फाउंडर वगैरह सब इसी में आता है, ठीक है, टॉप पे ही आता है। आगे बढ़ते हैं। एसएफसी अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ, इन विच ईयर वाज एसएफसी एक्ट पास इन इंडिया है ना, ये पास कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में। कब पास हुआ था, 1951 में, 1951 में, ठीक है। कब पास हुआ था, 1951 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी उद्यमी की भूमिका है, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज, तो देखो बिल्कुल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है। विदेशी उद्यमियों की भूमिका जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में अगर गलत लगता है ना तो हमसे लास्ट में पूछ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 142 उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं, द इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस आर डैश है ना। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, देखो उत्पाद निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है ना, प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस, ये सभी हो जाएगा, उत्पाद निरीक्षण में महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत विक्रय है, पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग है एक तरीके से मौखिक प्रस्तुति, वर्बल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हम लोग घर घर जाके, और व्यक्तिगत विक्रय आपको पता है ना सबसे महंगी, ठीक है, सबसे क्या है, महंगी, ये सबसे ज्यादा कॉस्टेस्ट मींस ऑफ जो है एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, क्लियर, सबसे महंगा यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमको थोड़ा भी समय नहीं दे रहे हो, हल्का से एक्सप्लेन करने का समय नहीं तुम लोग दे रहे हो, ठीक है, कि भैया फास्ट करिए फास्ट करिए, फास्ट के चक्कर में थोड़ा सा भी हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाएंगे क्या,
विज्ञापन बिक रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सेल इज, है ना। ये लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाना यही बहुत टफ होता है। दूसरा दिन पढ़ाना आराम आराम से पढ़ाओ, 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ाएंगे तो भी कोई इशू नहीं रहता है सबको। लेकिन आज के दिन तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है सबको ना। चलो, एडवर्टीजमेंट सेल इज, है ना। एडवर्टीजमेंट सेल क्या है? ये है एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंश निर्गमन का स्रोत है इशू ऑफ शेयर, है ना। देखो, शेयर को इशू करते हैं या डिवेंचर को इशू करते हैं। शेयर डिवेंचर, शेयर को इशू करे या डिवेंचर को इशू करे, ये लॉन्ग टर्म ही होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है ना, दीर्घकालीन होता है। ठीक है, दीर्घकालीन होता है। हम लोग ये सब का क्या होता है भाई, शेयर इशू कर दिए तो वो सब लॉन्ग टर्म हुआ। ठीक है, डिवेंचर इशू कर देती, ये सब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्या है? आईएफसी स्थापित की गई थी किस वर्ष? आईएफसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1948 यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिमान अंशों पर लाभांश दर है ना। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज, प्रेफरेंस शेयर, है ना। प्रेफरेंस शेयर पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो रहता है फिक्स्ड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पे आपको याद होगा ना, प्रेफरेंस शेयर, है ना। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है फिक्स रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित हुई थी? आईडीबीआई, इन विच ईयर आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड। ये ईयर वाला 3-4 सवाल ही है मात्र, ये सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1964। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सकल विनियोग जो है पूंजी बराबर है ग्रॉस कैपिटल इंप्लाइड इज इक्वल टू, है ना। ये किसके बराबर है? कुल संपत्ति के, टोटल एसेट्स के, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है अपने पास? आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित हुआ? ठीक है, देखो आईडीबीआई, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड, है ना। एस्टेब्लिशमेंट, है ना। यह स्थापित ना कब हुई? इसकी स्थापना हो गई आपका 1964 में। कब हुई? 1964 में। ठीक है, अब आगे से जो भी आएगा आपके लिए ईयर वाला सवाल, उसको हम नोट डाउन कर दिया करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक बार में हम दिखा सके आपको। ठीक है, जैसे देखो एक है IFCI। ठीक है, IFCI 1948। ठीक है, IFCI ये आया था कब? 1948। ठीक है, IFCI एस्टेब्लिश्ड, है ना। एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था, कब इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। 1-2 सवाल और था SFC एक्ट वगैरह। ठीक है, तो वो सब देख लेना आप लोग। ठीक है, अभी हम आगे से बता देते हैं। चलो, ये 1964 हो गया। उसके बाद ये अपने पास स्थिर हो गया, ये अपने पास 1964 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपने पास है, तरलता परीक्षण सबसे सख्त अनुपात है। द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज डैश। तो ये अपने पास क्या है? ये अपने पास पूर्ण त्रिभ अनुपात यानी एब्सोल्यूट क्विक रेशियो होता है। ठीक है, तरलता। ठीक है, तो तरलता के लिए आप याद रखिएगा, है ना। अपने पास लिक्विडिटी के लिए याद रखिएगा क्विक रेशियो, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक प्लेस, है ना, औद्योगिक स्थान है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एस्टेट क्या है? इंडस्ट्रियल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए अपने पास है, औद्योगिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड, है ना। ये कब प्लान जो है स्टार्टेड किया गया था? ये डेवलपमेंट प्लान यानी एक तरीके से औद्योगिक विकास, है ना, औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक विकास परियोजना। ठीक है, परियोजना। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एकदम ऐसा लिख रहे हैं राइटिंग। चलो, तो ये जो है
इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1985 को। कब हुई थी? 1985 को, 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल देखिए, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? लेबर इंटेंसिव है ना। टेक्नोलॉजी इज सुटेबल बिकॉज इट इज नेचर ऑफ, इसका नेचर क्या है? तो ये है गतिशील है ना, डायनामिक है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड, इसके अंतर्गत देखो लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण और प्रबंध के नियंत्रण, कॉस्ट, बजट और मैनेजरियल, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन और हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंश के प्रकार होते हैं, अंश के 2 प्रकार होते हैं, शेयर अपने पास प्रेफरेंस और मतलब अपने पास क्या होता है? समता और पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, ऑप्शन और हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू, ये कितने भागों में? ये भी एक तरीके से 2 भागों में। कितने भागों में? उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया जो है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 वर्ग है ना, 2 टाइप्स। कंपनी में अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर इज ए कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर डैश। कंपनी में अंशधारी जो होते हैं वो होता है, क्या होता है? ऑनर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक साख एक स्रोत है, बैंक क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ, बैंक क्रेडिट जो सोर्स है वो क्या किसका है? तो अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन अपने पास बैंक क्रेडिट आपसे क्या है? बैंक से आप पैसा कितना दिन के लिए लेंगे? ज्यादा दिन के लिए नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप शेयर डिवेंचर इशू किया वो लंबे समय के लिए हो सकता है। समता अंशधारी को जो है साधारणतः क्या मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी डैश, उसका जो है वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, समता अंशधारी हो, ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, जो है प्रेफरेंस शेयर वाले को नहीं होता है, पूर्वाधिकार अंशधारी को नहीं होता है ये राइट। ठीक है, वोट देने का। ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन व्यय है ना, टेलीफोन एक्सपेंस याद रखिएगा, टेलीफोन एक्सपेंस जो है डबल स्टार मार्क, सेमी वेरिएबल है, अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारखाना है ना, चूंकि अर्धचालक है, चूंकि एक तरीके से समझो तो एक तरीके से पैसा तो हर मंथ आता ही है, लेकिन कभी कभी बात ज्यादा हो जाने के कारण ज्यादा बिल आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ओवरहेड इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, कारखाना बीमा है, प्लांट पर ह्रास है, कार्यालय में वेतन ड्राइंग है ना, ड्राइंग करना ये भी है, वेतन ड्राइंग करना बिल्कुल। तो लेकिन वेतन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन और हम लोग का डी सैलरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो देखो अपने लोग का मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सामग्री हमको जितना ज्यादा उत्पादन करना उतना ज्यादा हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट लगना है। ठीक है, वेरिएबल मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट का यही उदाहरण है। ठीक है, अपने पास आगे बढ़ते हैं। अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, जब एक तरीके से उत्पादन को हम लोग एक तरीके से घटाते हैं ना, उत्पादन को घटाते हैं तो ये जो है फिक्स कैपिटल जो रहता है वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट जो रहता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर उत्पादन घटाते हैं, अगर उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, ए ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म, याद रखिएगा, कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट मेमोरेंडम है ना, बिना सीमा नियम का है ना, ये नहीं बन सकता। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है ना, नहीं बन सकती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 167 है ना, 165 अंशदान है ना, कंट्रीब्यूशन इज। जब हम बोल रहे हैं कि अगर किसी को दिक्कत कोई भी सवाल में लगती है तो हमको लास्ट में एक बार पूछ लीजिए, तब भी एक बच्चे को देखकर बार बार एक ही चीज, अरे ये सर ये गलत है, जबकि गलत कुछ नहीं है, फिर लास्ट में हम वही बताएंगे, फिर समझाएंगे। ठीक है, अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन है बिक्री घटाव परिवर्तनशील है ना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बिक्री घटा है ना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, अंशदान जो है। ऑप्शन नंबर बी। अवसर से हमें हमारा अभिप्राय है, अपॉर्चुनिटी वी मीन, अवसर से हमारा अभिप्राय क्या है? विचार जो व्यावसायिक उपक्रम में परिणत हो जाए है ना, आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू
बिजनेस एंटरप्राइज, लाभ कमाना, ठीक है, बिल्कुल इसका भी मतलब व्यवसाय अवसर है, और अवसर परिस्थिति अनुमुखी होती है, अपॉर्चुनिटी इज सर्कमस्टांसेस ओरिएंटेड, बिल्कुल बात सही है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब अवसर के बारे में बात सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत जैसा विकासशील देशों में सामाजिक उत्तरदायित्व है। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डैश, आवश्यक, बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है, नेसेसरी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? तो भाई मार्केट असेसमेंट पर प्रभाव कौन डालता है? तो माइक्रो एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण, ठीक है, सूक्ष्म वातावरण बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ई कॉमर्स बिजनेस ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है क्या चीज? ई कॉमर्स बिजनेस हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस, तो ये कर दिया है अंतरराष्ट्रीय, है ना, क्या कर दिया? इंटरनेशनल। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन डैश, तो उपक्रम का चुनाव साहसी के स्वयं की योग्यता पर, है ना, साहसी। सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये भी सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है ना, स्टार मार्क्स। ठीक, आगे बढ़े, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है, उपक्रम के चुनाव करते समय ध्यान देना योग्य बिंदु है। द पॉइंट विच कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग एन एंटरप्राइज, पूंजी की उपलब्धता, सबसे मेन जरूरी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि उपक्रम छोटे पैमाने पर करना हो तो उद्यमी व्यवसाय की किस प्रारूप को पसंद करता है? एन इंटरप्रेन्योर प्रेफर्स विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन ए स्मॉल स्केल बेसिस, है ना। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर हो तो एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग, है ना, ऑप्शन नंबर अपने पास हो जाएगा ए, सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार, है ना। स्थापना में कौन आसान होता है? तो एकाकी व्यापार। अगर ये पूछेगा स्थापना में कौन आसान होता है, इजी टू फॉर्मेशन, तो जो हो जाएगा क्या चीज? एकाकी व्यापार यानी एक तरीके से सोल ट्रेडिंग, ठीक है, अगर वो सवाल पूछे तब, ठीक है। संचालन अनुपात क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? तो ऑपरेटिंग रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात, ठीक है, ऑप्शन नंबर लाभप्रदता अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। लाभ मात्रा अनुपात क्या होता है ना, ये क्या होता है? तो ये अपने पास होगा पहला, अपने पास जो है अंशदान डिवाइड बाय बिक्री गुने 100, है ना, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल इनटू 100, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सुरक्षा सीमा है, मार्जिन सेफ्टी इज, मार्जिन सेफ्टी क्या है? तो मार्जिन सेफ्टी है वास्तविक बिक्री माइनस घटाव क्या चीज? बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर, सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा सीमा जो होती है याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये कौन सा नहीं है? तो देखो सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है, विच ऑफ द नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, लिमिटेशन कौन कौन सा है? तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन यानी चेंज इन सेलिंग प्राइस, ये है जो है बिल्कुल विक्रय मूल्य में परिवर्तन, ये भी अपने लोग का ये क्या है? लिमिटेशन है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का। बहु उत्पाद फर्म की उपयोगिता, है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म, कॉस्ट सेग्रीगेशन यानी लागत विभाजन, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा तकनीकी स्थिरता, है ना, ये जो है लिमिटेशन नहीं है, टेक्निकल स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया था। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, है ना, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1975 में, ठीक है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। रिस्क कैपिटल, है ना, फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड 1975, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, यानी एक तरीके से जोखिम पूंजी शिलाधार, ठीक है, जोखिम पूंजी शिलाधार, जोखिम पूंजी शिलाधार की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भैया हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन है ना एजुकेशन बाबा ऐप पर, है ना, एक कम्युनिटी का ऑप्शन हम लास्ट में दिखा देते हैं कैसे करना है, वहां पे भी हम दे देंगे, ठीक है, वहां पे भी हम दे देंगे एजुकेशन बाबा ऐप पे, ठीक है। उद्यमी है, इंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी है क्या चीज? उद्यमी जो है वो एक तरीके से जोखिम लेने वाला रिस्क टेकर व्यक्ति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उद्यमी के पूंजी में भी बहुत ज्यादा जोखिम है, उद्यमी में तो है ही, ठीक है, उद्यमी के डिसीजन में तो है ही। निम्न में से कौन जो है व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रॉब्लम इज कंसर्न विद बिजनेस, बिजनेस से जो है रिस्क मैनेजमेंट है ना, जोखिम प्रबंधन, ये जो है समस्या है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अवसर कितने प्रकार के होते हैं? तो अवसर कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं ना, पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग है ना, और एक तरीके से क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज यानी एक तरीके से निर्मित अवसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मांग पूर्वानुमान में से किस, हाँ ये आपको निश्चित ध्यान रखना है, ठीक है। मांग पूर्वानुमान में से किस रूप में जाना जाता है? मांग पूर्वानुमान को बाजार हम लोग को किस नाम से जानते हैं? मांग पूर्वानुमान को डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग, बोलिए क्या कहते हैं हम लोग? मांग पूर्वानुमान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलो। एक यही सवाल सेम बताए हुए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना, मतलब जब क्लास स्टार्ट किया तो उसके बाद शायद ये सवाल था, है ना। मांग पूर्वानुमान को निम्न किस रूप में जानते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म एज, क्या लगा दे ठीक? चलो जो कहां पे हम टिक लगाए? अच्छा नहीं आया, चलो ठीक है बाबू, 1 ठीक है करवा देंगे, ठीक है करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं अभी पहले, चलिए चलो ठीक है। ये सब सवाल में फंसने वाली थोड़ी बात है ना, ये सब सवाल एकदम अच्छे से आपको क्लियर रहना चाहिए। ये सब में स्टार मार्क्स आपको लगा के ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। मांग पूर्वानुमान को निम्न से किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बाजार मांग के रूप में, ठीक है, बाजार मांग के हम रूप में जानते हैं, ठीक है, बाजार मांग के रूप में। आगे बढ़ते हैं। उद्यमी को निम्न से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? इंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्लिगेशन, है ना। तो उसको जो है ना क्या चीज ये उसको जो है मैनेजरी उद्यमी को है ना, उसको जो है संवैधानिक है ना, उसको संवैधानिक जो है ऑब्लिगेशन को मानना होता है, ठीक है, प्रबंधकीय और संवैधानिक। आप लोग के बुक में ये क्या दिया हुआ है बताइए एक बार। हालांकि संवैधानिक ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। चलो तो यहाँ पे अपने लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुई? इंटरनेट जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1995 को, ठीक है, इंटरनेट स्टार्टेड, ठीक है, 1995 को, ये भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट है ना, देखो इंटरनेट का स्पेलिंग गलत लिखती है। इंटरनेट जो है 90 अपने कब हुआ? इंटरनेट ये हुआ था 1995 को। कब? 1995 को, ठीक है। इंटरनेट इंटरनेट ठीक है 1995 को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। एक सफल उद्यमी में आवश्यक गुण होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिटी नीडेड फॉर ए सक्सेसफुल एंटरप्राइज। उसमें देखो नवप्रवर्तन का, नेतृत्व का, नियंत्रण का, इन सभी का गुण होना चाहिए। ऑप्शन 1 हम लोग का डी करेक्ट आंसर। व्यवसाय के प्रारूप का निर्धारण को निर्धारित करता है, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय, तो ये आकार है ना, कौन करता है? आकार। कौन व्यवसाय के प्रारूप का निर्धारण कौन करता है? तो आकार करता है, ठीक है, साइज, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस। हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भंडारगिरी का मालिक कौन होता है? द ऑनर ऑफ स्टोर हाउस। तो ऑनर ऑफ स्टोर हाउस इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी कोई भी हो सकता है, ठीक है, एकाकी व्यक्ति है ना, और फर्म और कंपनी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा परिवहन का माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हम एक तरीके से रेल से, रोड से, एयर से कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पानी के जहाज को बांटा जा सकता है, शिप में भी है ना, शिप में भी डिवाइडेड इनटू लाइनर और ट्रम्प, ये दोनों में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बोथ। पानी के जहाज को बांटा जा सकता है लाइनर और ट्रम्प्स, ठीक है, शिप में भी डिवाइडेड इनटू बोथ, ऑप्शन नंबर सी।
ई ई बिजनेस भविष्य का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस, तो भाई उज्जवल में है बिजनेस, ई बिजनेस का भविष्य उज्जवल में है ना, लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, ई बिजनेस का उपयोग है, यूज्ड ऑफ ई बिजनेसेस, ई बिजनेस का यूज क्या है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट दोनों का यूज होता है, ठीक है, ई बिजनेस में यूज इस दोनों का होता है, इंटरनेट चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो एक तरीके से आंतरिक मांग है ना, आंतरिक मांग की मात्रा, ठीक है, ये जो है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड ये है, ठीक है, पहचान अवसर के, बाकी तो ये दोनों तो देखो अवसर के प्रकार है, तो ये दोनों तो हटा ही दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा अवसर का प्रकार है, तो प्रथम अवसर नहीं, ठीक है, लास्ट अवसर नहीं, क्रिएटेड निर्मित अवसर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अग्र में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, है ना, तो देखो समझ के शक्ति, परिवर्तन परिवर्तनीय गुण, है ना, एबिलिटी टू परसीव इनसाइड इनटू चेंजेस, इनोवेशन, इनोवेटिव क्वालिटीज, है ना, तो ऑप्शन और हम लोग का डी आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी, अवसर बोध का तत्व तो ये सभी हैं, ठीक है, ऑप्शन और डी करेक्ट आंसर। कौन पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, है ना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करता है कौन, तो देखो आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, ये सभी, ठीक है, मतलब स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज और मार्केट सिचुएशन, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पर्यावरण का प्रकार है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ एनवायरमेंट, है ना, आंतरिक बाह्य, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी बोथ। किसका पर्यावरण में महत्व है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, है ना, किसका पर्यावरण में महत्व है, तो देखो अवसर की खोज में, बिल्कुल सही बात है ना, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये सब नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विपणन का स्वभाव डैश में शामिल है, डैश इज इंक्लूड इन द नेचर ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट प्लानिंग में, विपणन का स्वभाव जो है प्रोडक्ट उत्पाद नियोजन में शामिल है, ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग में, ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मांग पूर्वानुमान में शामिल है, डैश इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल है, ठीक है, अल्पकालीन दीर्घकालीन, ठीक है, तो ये सब शामिल होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन जो है मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, फैक्टर जो इन्वॉल्व है डिमांड फोरकास्टिंग में वो कौन कौन सा है, तो वो हम लोग का देखिए पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान का स्तर, उत्पाद का वर्गीकरण, है ना, लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मांग पूर्वानुमान में मांग पूर्वानुमान में से किस रूप में जाना जाता है, मांग पूर्वानुमान को किस रूप में जाना जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग, तो उसे कहते हैं बाजार मांग, क्या कहते हैं, बाजार मांग, ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। अब अगर बात करें आप सभी लोग, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आप लोग का डाउट होगा वो सब क्लियर करेंगे। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन और बाकी है जो हम स्पेशली इस साल के लिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये एक बार देख लेना सब लोग, एसएफसी एक्ट एक छोड़ दिए हैं, ठीक है, बाकी सब देख लो। ठीक है, चलो अगर आप ये भी लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो, एक सेकंड इसके बाद ले लेना, एसएफसी एक्ट, ठीक है, 1951, ठीक है, इसका भी ले सकते हैं, ये एक बार एकदम एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लेना इसको। हो गया, अब देखो सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं, देखो ये जो है कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है, 70 मार्क्स का होता है। अब इसमें से आपका 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव का हो गया और 35 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव का हो गया, ठीक है, और 30 मार्क्स को आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है, तो मतलब इधर +30, 30 + 70, ठीक है,
100 मार्क्स का ये हो जाता है, ठीक है। तो 35 में आपका ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव आप आराम से 70 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 70 में से आपको 35 बनाना है, तो 35 आराम से आप टच कर लोगे, ठीक है। ये जो आप देख लिए है ना, आराम से 35 बना लोगे तुम लोग। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस और लगती है, हमें कुछ क्वेश्चंस और देने का मन हुआ, हम बोले हैं कि 50 से लेके 100 क्वेश्चंस तक हम दे सकते हैं और एक्स्ट्रा एजुकेशन बाबा टेलीग्राम चैनल पर या एजुकेशन बाबा ऐप पे। हम आपको बता देते हैं कैसे मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको हम जस्ट बतला ही देते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट वे जो है, एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, लॉगिन वगैरह करके, और सबसे ऊपर में आपको दिखेगा एक एजुकेशन बाबा ऐप का लोगो, ठीक है, नोटिफिकेशन के जस्ट बगल में, ठीक है। बस वहां पे वो चल रहा होगा, उस पर बस क्लिक करना है और यहाँ पे सब सब्जेक्ट का आपको जो है गेस्ट क्वेश्चंस हम आपको जो देंगे, आगे भी जो देंगे अकाउंट्स वगैरह, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आपको अपना गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। iOS पे अवेलेबल नहीं है, तो iOS पे आप अभी जो है ना वो अवेलेबल करवा रहे हैं, अगले सेशन से आ जाएगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तब iOS वाले जो है टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, हमारा एजुकेशन बाबा ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और इसमें जो है जहां तक बात करें, ठीक है, आप आराम से ये सारे क्वेश्चन बना लोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम जो आपको उम्मीद बैच में दिए हैं वो गेस्ट क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। एक बार उस सारे गेस्ट क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मेन जो सब्जेक्ट अकाउंट है उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली हम उसका कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसमें चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो जो स्टूडेंट का ये सब डाउट था वो सब क्लियर हो गया। अब हम लोग डाउट मतलब ये सब जो चीजें था सब्जेक्टिव वगैरह कहाँ मिलेगा, ये हम दोनों जगह दे देंगे, अपना एजुकेशन बाबा ऐप पर दे देंगे और फिर बाद में टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो ऐप से डाउनलोड आराम से कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जो जो स्टूडेंट को डाउट है कौन कौन सा क्वेश्चन में वो हमें बता दो, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि एक लोग बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो 41 को हम क्लियर कर लेते हैं। 113, ठीक है। 113 का ये लड़के बी बोल रहे हैं, ठीक है। ए होगा या बी होगा, चलो ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी देखो, जिन सारे स्टूडेंट को अगर आगे जीवन में अपना जो है CS CMA CS वगैरह ये सब आगे में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इस सब में अगर कोई भी डाउट वगैरह अगर होती है तब जाके मैसेज करना, नहीं तो कोई इशू नहीं, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस को आपका देखते हैं, ठीक है। आपका जो आपका डाउट था, ठीक है, क्या है 41, ठीक है। आज 41 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। 41 प्रारंभ और अंत दोनों है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। प्रबंध की क्रिया का प्रारंभ और अंत दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 41 का बिल्कुल राइट आंसर सी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 113 83 बंगले भी हैं, ठीक है। उसके बाद 113 तो हो गया, ठीक है। 179, उसके बाद 101 108, ठीक है। 145, ठीक है। उसके बाद 44, उसके बाद 47, ठीक है। बस, ठीक है। एक 95 है, ठीक है। बस अब देखो, अब इतना डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना डाउट नहीं होना चाहिए। चलो हम ऑलमोस्ट सबका ले लिए हैं, ठीक है। 135 भी ले लेते हैं, चलो इतना डाउट हम ले लिए हैं। चलो 113 नंबर क्वेश्चन, 113 पहले कौन सा है, उसके बाद हम लोग का चलो 47 44 देख लेते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन,
व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवयव कौन सा है? तो व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवयव व्यवसाय का वर्णन और अधिशासी सारांश, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। व्यवसाय नियोजन के लिए एक तरीके से मतलब कंपोनेंट बिजनेस का क्या होता है, एक तरीके से हम लोग जो बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं, ठीक है, बिजनेस नियोजन करना, ठीक है, प्लान करने, उसमें हम लोग एक तरीके से मेनली यही ना करते हैं, ठीक है, मेनली यही तो करते हैं कि हम लोग एक तरीके से उसके बारे में जितना भी डिटेल्स होता है, ठीक है, वो सब चीजें बतलाते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसका कमेंट करते चलना, जो जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा उस सबका एकदम कमेंट आप लोग, हम जब वो क्वेश्चन पे आए तो उसका एकदम कमेंट बताते चलना, ठीक है। यहाँ पे आराम से आंसर ऑप्शन 1 सी टिक करना, ठीक है। 44 था, ठीक है, तो 44 का यहाँ पे हम कर देते हैं सी, ठीक है। उसके बाद देखो 40 अपने पास कितना है, 47, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ 47 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्या है, परियोजना पहचान व्यवहार करता है, ठीक है, 47 परियोजना पहचान व्यवहार करती है, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, किसमें, तो ये करती है वेरिएबल प्रोडक्ट आइडिया, तार्किक परियोजना पहचान, है ना, लॉजिक अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग से। नहीं, ऑप्शन वन हम लोग का ए ही राइट आंसर होगा, व्यवहार करती है व्यवहार परियोजना विचार से, ऑप्शन वन हम लोग का ए राइट आंसर ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 का ए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग 63 में आते हैं, 63, ठीक है, 63 में पहुंचते हैं। हाँ, तो परियोजना प्रतिवेदन तो ये सभी का है ना, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फैक्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस, ऑप्शन नंबर अपने पास डी करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 83, ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 83, 83 है ना, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, ठीक है, ये क्या हुआ, कोषों का प्रयोग हुआ, कोषों का एप्लीकेशन ऑफ फंड, बिल्कुल सही, ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, ये सब तो हो गया, अब अपने पास बचा 101 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ था, तो बिल्कुल इंग्लैंड, अच्छा 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 अच्छा, ये अमेरिका में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है, हम इंग्लैंड बोल दिए थे, सॉरी, हम आई एम सो सॉरी, ठीक है। जो सारे बच्चे ये जो है प्लीज, ठीक है, अमेरिका टिक कर लेना, सही किए, 101 का सी है ना, 101 का अपने पास हो गया सी, ठीक है, सी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, 101 का सी। चलो आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 108, ठीक है। क्या है अपने पास, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, शीघ्र आर्थिक विकास करती है, सामाजिक प्रभाव करती है, रोजगार अवसरों में, हाँ बिल्कुल, ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 108 का राइट आंसर डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 145, ठीक है, 145, अंश निर्गमन स्रोत है, तो ये दीर्घकालीन है, इसमें क्या दिक्कत है, अंश हो या ये जो है, या अपने पास अंश यानी शेयर, ठीक है, या डिवेंचर, ठीक है, यानी ऋण पत्र, कोई भी हो वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की ही होगी, ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, 145 का सी, ठीक है, 179। ठीक है, उद्यमी है, तो उद्यमी यहाँ पे जोखिम लेने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है ना, उद्यमी सबसे ज्यादा जोखिम कौन लेता है, जोखिम किसके सर पर रहता है, उद्यमी के, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन बच गया ना,
प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, देखिए प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है ये है सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, है ना। तो हालांकि देखो क्या कहे इसमें हम, यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। आपके एग्जाम में देगा भी नहीं ये ऑप्शन, ठीक है। वहां पर ना ज्यादा चांस है आपको सभी के प्रति ही देगा ऑप्शन, आपको ये ऑप्शन देगा ही नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल कर्मचारियों के प्रति दे दिया है, मेन दिक्कत वहां पे लग रहा है, ठीक है। इसी कारण ये ऑप्शन थोड़ा सा कम टाइप का लगता है, थोड़ा सा दिक्कत टाइप का लगता है। हालांकि ये ऑप्शन तो हम लोग सब दिन से पढ़ते आए हैं जब ये ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। याद तो रखना है कि भाई मतलब एकदम ये जो है सभी के प्रति ही टिक कर लो, ठीक है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति ही, क्योंकि अभी तक जितना भी जगह पे आप देखोगे बोर्ड का आंसर हर जगह पे आपको सभी के प्रति ही दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे एक केवल कर्मचारी जो दे दिया है ना, केवल कर्मचारी के प्रति नहीं होता है, तो इसलिए ये हटा दो, है ना। ऑप्शन नंबर आराम से ए टिक कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही टिक कर लो, ठीक। चलो क्लियर। कौन सा संचालन व्यय नहीं है, तो प्रारंभिक व्यय, देखो बिजनेस के संचालन के लिए हम लोग को एक तरीके से ये सब चीजें की जरूरत होता है, किराया, मजदूरी, है ना, विज्ञापन व्यय, ये सब की जरूरत होती है। लेकिन प्रारंभिक व्यय जो होती है, प्राइमरी एक्सपेंस जो होता है, वो क्या होता है, शुरुआत में जो हम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से संचालन व्यय नहीं हुआ। संचालन मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, ये सब चीजों की जरूरत रहती है, हर हमेशा ये संचालन व्यय होते रहती है खर्च। लेकिन प्रारंभिक व्यय क्या बार बार होती है, नहीं होती है। तो 94 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही, 94 का बी यहाँ पे हो जाएगा, 94 का बी। अच्छा 135 बाकी रह गया ना। उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उत्पादन प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए, कम समय की होनी चाहिए, हर हमेशा बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, समय लेने वाली नहीं होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सब कुछ आसान, एकदम कम समय लेने वाली, एकदम शॉर्ट समय का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी राइट आंसर, ठीक। क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं थोड़ा देर में, ठीक है। आप सभी लोग एक बार देख लेना, ठीक। क्योंकि देखो हमको किसी भी तरीके से देना ही है, आपको वीडियो के फॉर्म में दे या फिर पीडीएफ दे, आप दोनों तरीके से कर ही लोगे, तो फिर मतलब अभी अलग से फिर वीडियो लाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप आराम से उस पीडीएफ को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने पास रखना और अच्छे से उसे पढ़ लेना, ठीक है, कंप्लीट अच्छे तरीके से। हाँ लास्ट समय पे जो है मांगेगा कोई किसी दे देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब वो तो हम लोग के लिए खास पीडीएफ है, लेकिन अभी लास्ट समय है, हेल्प करने के लिए जिसको भी देना होगा अपना दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। इंपॉर्टेंट सारा सवाल ऑलमोस्ट हो गया है, उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे। इसका जो है ऑलमोस्ट अगर आंसर की हमारे मन में आता है वैसा कुछ ऑलमोस्ट करवाने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। मतलब एक ये जो है बिजनेस स्टडी हो गया आपका, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब का, ठीक है, करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अकाउंट्स का तो बिल्कुल हम 100% करवाएंगे, ठीक है। अकाउंट्स का जो आंसर की मतलब क्वेश्चन जो देंगे इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो उस क्लास को तो बिल्कुल मिस मत ही करना, ठीक है, चाहे इसमें कुछ भी हो उसमें कुछ भी हो, लेकिन आपको अकाउंट्स मिस नहीं करना है। चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप लोग को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है, नीचे इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, है ना। चलो।